पूछता फिरता हूं मैं अपना पता जंगल से, आखिरी बार दरख्तों ने देखा था मुझे। आबिद मलिक साहब का ये शेर यकीनन बहुत खूबसूरत है, जिसमें शायद उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जहां कुछ नहीं होगा वहां आपसे बात करने के लिए दरख्त यानी पेड़ जरूर मौजूद होंगे। लेकिन अफसोस मौजूदा दौर में जो फलसफा जारी है उसे देखकर लगता है आबिद साहब का ये शेर आने वाले वक्त में दम तोड़ देगा, क्योंकि जो हालत पेड़ों की है उसे देखते हुए नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये बात करने के लिए हमारे बीच होंगे। और भी ज़्यादा अफसोस तब होता है जब हम एक ऐसे देश के निवासी हों जहां के महान वैज्ञानिक जेसी बसु ने दुनिया को ये बताया था कि इन दरख्तों में भी जान होती है, ये भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, ये भी हमारी आपकी तरह अच्छा बुरा महसूस कर सकते हैं, ये भी हमारी आपकी तरह बात कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हुई विज्ञान की। हमारी धार्मिक मान्यताएं, वेद पुराण ग्रंथ सब वृक्षों को अलग ही दर्जा देते हैं। आप कभी पीपल पूजते हैं, कभी आंवला, और ये आपकी बनाई मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लेकर बेहतर संदेश दिया है। वो कहीं भी रहें, हर दिन पौधा जरूर लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल विशेष और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दोस्तों, ये एपिसोड आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये सच आपकी आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर एक पेड़ अपने पूरे जीवन में हमें क्या कुछ देता है। अंधाधुंध विकास ने कैसे पेड़ों की जड़ों को कमजोर किया है। मौजूदा दौर में देश के साथ ही दुनिया के क्या हालात हैं। इसके साथ ही हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि किन छोटे छोटे से उपायों से हम इस तबाही को रोक सकते हैं। एक पेड़ की जीवन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक पेड़ अपने जीवन काल में हमें जितना देते हैं उसका अगर हम आर्थिक मूल्यांकन करें तो ये सुनने में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये कीमत करोड़ों रुपए में होती है। चलिए सबसे पहले इसी गणित को समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले बिंदु के साथ। एक पेड़ हमें क्या कुछ देता है यह हम बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं। लगभग 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एक पेड़ एक दिन में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और जिस पर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं और तमाम तरह की जो कॉन्फ्रेंस हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लगातार आयोजित की जाती रही हैं। इसका सरल सा उपाय ये है कि आप एक पेड़ के बारे में अगर बात करेंगे तो एक पेड़ लगभग 3 किलो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं दूसरा बिंदु जो बताता है वो शायद आपकी आंखें खोल देगा। 50 साल में पानी की रिसाइकलिंग अगर हम उसकी कीमत निकालें तो एक पेड़ 41 लाख के पानी की रिसाइकलिंग करता है। आप सुन सकते हैं, 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग। ये हम सिर्फ एक पेड़ की बात कर रहे हैं जो 50 साल में 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 50 साल में अगर ऑक्सीजन को आर्थिक आधार अगर हम मान के चलें तो इसमें 17.50 लाख यानी कि 17.5 लाख रुपए का ऑक्सीजन उत्पादन एक पेड़ करता है। ये बहुत बड़ी रकम है। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे बिंदु की तो लगभग 3% तापमान कम करने में एक पेड़ मददगार होते हैं। आप जिस जगह पर जंगल हो वहाँ का टेम्परेचर और एक मैदानी क्षेत्र का टेम्परेचर देख करके उनके बीच में कंपैरिजन करके इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ जंगल होते हैं वहाँ तापमान 3 डिग्री तक कम होता है सामान्य जगहों की तुलना में। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भागीदारी ये पेड़ करते हैं। प्रदूषण से निवारण के लिए हम लगातार तमाम योजनाएं चला रहे हैं जिस पर करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ प्रदूषण को नियंत्रित करने में अहम भागीदारी निभाते हैं। इसके अलावा छठवां बिंदु जो कहता है वो ये है कि आंधी तूफान को नियंत्रित करने में भी पेड़ मददगार होते हैं। जब आंधी तूफान आते हैं तो बड़ी आर्थिक हानि होती है, तमाम तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो अगर इसको रोका जाए और इसका भी कैलकुलेशन किया जाए तो बड़े नुकसान से बचाते हुए पेड़ हमें यहाँ भी आर्थिक फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो आर्थिक फ़ायदा पहुँचाने के लिए आंधी तूफान को भी नियंत्रित करते हैं। हालांकि हम इन बिंदुओं का कभी जिक्र नहीं करते, इनके बारे में सोचते नहीं हैं। अगला बिंदु जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। हर साल 1.74 करोड़ टन वायु प्रदूषण ये पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमेरिकी वन सेवा की रिसर्च के मुताबिक अकेले अमेरिका में पेड़ हर साल 1.74 करोड़ टन वायु प्रदूषण सोख लेते हैं।
इसे साफ करने में 6.8 अरब डॉलर का खर्च आएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। इसे पेड़ बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए इस रकम को कम कर रहे हैं और इतना बड़ा फायदा हमें पहुंचा रहे हैं। इससे हर साल 850 लोगों की जान भी बचती है और 6,70,000 से ज़्यादा लोगों को पेड़ सांस की बीमारी होने से भी बचाते हैं, क्योंकि ये वायु प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। हालांकि हम इस बारे में सोचते नहीं हैं, इसलिए इस आर्थिक आधार को हमने कभी भी देखने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हमने एक पेड़ का आर्थिक गणित आपके सामने रखा है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं और जो गणित अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अभी तक अनजान हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका अर्थ होता है क्रमिक विकास। ये प्रक्रिया कई सालों से लगातार जारी है और इसी की भेंट चढ़ गए हजारों एकड़ में फैले हरे भरे जंगल और पेड़। हालांकि सरकारें जब भी विकास कार्य के नाम पर इन पेड़ों की बलि देती हैं, तब काटे गए पेड़ों के एवज में उतने ही पेड़ लगाने का दावा भी पुरजोर तरीके से किया जाता है। लेकिन क्या इससे भरपाई हो सकती है? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यही इस सवाल का जवाब है। एक रिसर्च के मुताबिक एक वयस्क पेड़ रोजाना 230 से 250 लीटर तक ऑक्सीजन देता है, जबकि एक नए पेड़ की अगर हम बात करें, नए पेड़ पौधों की बात करें, तो वो 24 घंटे में 10 लीटर ऑक्सीजन ही उपलब्ध करा पाते हैं। तो ऐसे में एक पेड़ के बदले एक पौधा लगाना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने कि एक पेड़ के बदले एक पौधा लगाना बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अगर वाकई संतुलन बनाना है या भरपाई करनी है, तो एक पेड़ के बदले कम से कम 25 पौधे लगाए जाने चाहिए। एक पौधे के पेड़ बनने की यात्रा कई दशकों में पूरी होती है और ऐसे में कई बार उसकी जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त हो जाती है। तो अगर मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर को भी ध्यान में रखा जाए, तो एक पेड़ के बदले पौधे रोपने की संख्या 25 से भी अधिक होनी चाहिए, यानी कि 25 गुना से भी अधिक होनी चाहिए। तो ये वो गणित थे जिनका आपको जानना बेहद ज़रूरी था, ताकि आप सही तरीके से विश्लेषण कर पाएं और जान पाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए अब ज़रा सा दायरा बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी दुनिया में पेड़ों की क्या स्थिति है। इसलिए ज़रूरी है इस पर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए कि पहले के और अब के हालातों में कितना फ़र्क है। दुनिया में पेड़ों की स्थिति क्या है, इसको बताने के लिए हम यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के साथ ही आपको पर्यावरण के गिरते हुए स्तर के बारे में भी बखूबी जानकारी देगा। मैगजीन नेचर के मुताबिक 3 खरब पेड़ काटे जा चुके हैं। आज से लगभग 10,000 साल से भी ज़्यादा समय से पहले मनुष्यों ने खेती करना शुरू किया, तब से हमने दुनिया के कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे पेड़ों को काट डाला है। यह अनुमान विज्ञान पत्रिका नेचर ने 2015 में प्रकाशित रिसर्च में लगाया था और अब ये तादाद कितनी होगी ये भी कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा बिंदु जो कि हमें बताता है कि जंगलों की तादाद 32% तक घट गई है। 32% यानी कि 100 में से 32 पेड़ काटे जा चुके हैं। आप सोचिए कितना बड़ा अनुपात है और कितना बड़ा ये पर्यावरण का नुकसान है। 32% छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप एक पेड़ को कटते हुए देखते हैं और उसके बाद जो माहौल और जो चीज़ें आपको वहाँ पर नज़र आती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब 32% जंगल इस धरती पर से काटे गए तब स्थितियाँ कैसी रही होंगी। अब तीसरा बिंदु जो है वो हमें इन पेड़ों के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देता है, जिसमें बताया गया है कि हर साल करीब 12 अरब पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सभी आंकड़े रिसर्च के दौरान हमें मिले हैं, जहाँ से इन आंकड़ों को हमने जुटाया है। पूरे के पूरे आंकड़े अपने आप में सटीक हैं और अब ये संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ आंकड़े कुछ साल पुराने भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सामान्य तौर पर जंगल और कैसे नष्ट होते हैं, तो आग की घटना अक्सर जंगलों को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारण बनकर के निकलकर सामने आया है। वहीं आग लगने की घटना की अगर हम बात करें तो ये 84% बढ़ चुकी हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के आंकड़ों से पता चला था कि ब्राज़ील के अमेजन नदी के इर्द गिर्द वाले जंगलों की अगर हम बात करें तो आग लगने की घटनाओं में 84% तक का इजाफा हुआ है। वहीं अगले बिंदु की ओर हम बढ़ेंगे, जहां ये बताया गया है कि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन 13% बढ़ गया है। जिस ग्लोबल वार्मिंग की आप बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं,
जिस पर तमाम तरह की समिट की जाती हैं, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इसका कारण डिफॉरेस्टेशन है। अगले बिंदु में हमने ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तमाम तरह की संगोष्ठियां आयोजित की गई और उस पर तमाम रिसर्च भी की जा रही है कि अगर इसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए उपाय तलाशे जा रहे हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन लगातार जारी है। अगर 25 वर्ग किलोमीटर से सारे पेड़ हटा दिए जाएं तो स्थानीय स्तर पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। खुले और जंगली इलाकों में तापमान में फर्क का तजुर्बा पहले भी किया जा चुका है। ये बड़ा घटनाक्रम है और बड़ी चेतावनी है आने वाले वक्त के लिए। इसके अलावा अगर हम पर्यावरण के लिहाज से देखें तो जंगलों में 50 से 100% तक ज़्यादा जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कीट पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं और जानवर भी पाए जाते हैं। तो जंगलों में डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन इस डाइवर्सिटी को पनपने देने के लिए जंगल बेहद अहम है। इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं कि लगभग 1.6 अरब लोग जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ, इतनी बड़ी आबादी जंगलों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है और आप सोचिए कि अगर लगातार डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो कितना बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होगा। तो दुनिया में क्या हालात हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे। खैर, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं और आपको एक और समस्या से वाकिफ कराते हैं जो वाकई गंभीर है, जिसमें अनचाहे ही पेड़ों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये मामला और भी गंभीर तब हो जाता है जब पेड़ों के साथ इंसानों की जान पर भी बनाती है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार मानसून 1 हफ्ते पहले पहुंच गया, लेकिन ये मानसून इतना कहर बरपाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। राजधानी के कई इलाकों से एक के बाद एक बूढ़े हो चुके पेड़ों के गिरने की खबरें लगातार सामने आने लगी। कुछ एक हादसों में कई लोग घायल हुए और कुछ की जान भी चली गई। इन घटनाओं ने विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया और इसके बाद तमाम ऐसे कारण सामने आए जो चौंकाने वाले थे। शहरी वायु प्रदूषण लगातार पेड़ों की वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव डालकर उन्हें कमजोर कर रहा है। वहीं पेड़ के आसपास की धरती को सीमेंट कंक्रीट से पक्का करना भी एक बड़े कारण के रूप में सामने आया है। इसके अलावा शहरों के आसपास जंगल घटने से आंधी तूफान की तीव्रता भी बढ़ी है। इसके साथ ही जहर देकर पेड़ों को सुखाना, विज्ञापन के बोर्ड भी इस नुकसान में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर सड़कों के किनारे ड्रेनेज, पेयजल लाइन डालने या सुधारने के कार्य के दौरान पेड़ों की सड़क की तरफ की फैली जड़ें काट दी जाती हैं तो इससे भी पेड़ कमजोर होते हैं। साल 1997 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की ओर से जारी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि सीमेंटीकरण से पेड़ कमजोर हो रहे हैं और उनकी उम्र भी घट रही है। जिसके बाद साल 2000 में शहरी विकास मंत्रालय की ओर से नगरीय निकायों को पेड़ों के आसपास 5-6 फीट क्षेत्र कच्चा रखने के निर्देश जारी किए गए थे। वहीं एनजीटी ने 2013 में इसी प्रकार के निर्देश दिए थे। हमने ये नियम आपको इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपके आसपास किसी पेड़ के पास पक्का निर्माण कराया गया है तो आप उसका विरोध करिए। इस तरह से आप उस पेड़ को बचा पाएंगे, क्योंकि ये अधिकार कहता है, ये नियम कहता है और ये कानून भी कहता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमने विशेषज्ञों से भी बात की, उन्होंने भी इसे लेकर अपना पक्ष रखा है। तो आइए उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लेते हैं। जो भी शहर में पौधे लगे हैं, पेड़ लगे, पुराने लगे हैं, उनकी प्रॉपर जो भी कहना चाहिए देख रेख नहीं कर पाते और ऐसी स्थिति में चारों तरफ जो कंक्रीट हो जाती है, पानी जो गिरता है वो बह के चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनको पूरी खुराक नहीं मिलती और पौधे क्योंकि जो बहुत बड़े हो गए हैं उनको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा खुराक चाहिए, वो मिल नहीं पाती। दूसरी तरफ क्या होता है कि इनकी जड़ें, जब अपन सड़क बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपका पाइपलाइन डल रही है, आखिर सभी ज़मीन के अंदर खोद रहे हैं, तो ज़मीन में इनकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण ये ठहर नहीं पाते। अनप्लान्ड अर्बेनाइजेशन जो होता है, बिना किसी प्लानिंग के किसी शहर का विकास करना, भोपाल भी उसी गिरफ्त में आ चुका है। और यही कारण है कि पहले 1990 में जहाँ 66%, 66% हरियाली थी, आज जो है वो 4% की हरियाली बची है। और जो हरियाली बची है
वो हरियाली भी बहुत बुरी तरह से नष्ट हो रही है। शहरों में क्या हो रहा है कि सीमेंटीकरण शुरू हुआ, कंक्रीट जो है उसका पूरा जाल बिछा दिया गया है ताकि कहीं पर कीचड़ न लगने पाए। यानी ये हुआ कि उस पौधे को या प्लांट को ऊपर का जो रेन वाटर है, जो स्वाभाविक पानी है, वो पानी नहीं मिल पा रहा है। और जब किसी भी पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा और नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पौधे का सूखना या उसका मरना बिल्कुल निश्चित है। उम्मीद है विशेषज्ञों की बात आप तक पहुंच गई होगी। अब यहाँ पर एक और ज्वलंत मुद्दे का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसने पूरे देश का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर खींचा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बक्सवाहा के जंगलों की बात कर रहे हैं, जहाँ हीरे की खदान स्वीकृत की गई है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि यहाँ जो भंडार मिला है वो पन्ना से भी कई गुना ज़्यादा है। दरअसल बक्सवाहा के जंगलों में हीरे का एक बहुत बड़ा भंडार पाया गया है, जिसके लिए खदानों की नीलामी में कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद ये खदान आदित्य बिड़ला ग्रुप के एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खाते में आई है। हीरे निकालने के लिए तकरीबन 2.5 लाख पेड़ों को काटा जाना है, जिसे लेकर पूरे देश से विरोध के स्वर उठते नजर आए। तमाम समाजसेवी संगठन, एनजीओ, पर्यावरणविदों ने जंगल को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। ट्विटर पर भी सेव बक्सवाहा फॉरेस्ट के हैशटैग के साथ ये मुद्दा काफ़ी चर्चित हुआ। इसके अलावा पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की तारीख 21 जून तय की गई थी, जो आगे बढ़ा दी गई। एक पेड़ के कटने या गिरने के बाद नज़ारा बदला हुआ नजर आता है, तो ऐसे में जब 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो तस्वीर कैसी होगी, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। पूरे मामले पर आखिरी फैसला तो हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर क्या फैसला लेता है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों की बात करें तो पेड़ों के संवर्धन की कई योजनाएं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाई जा रही हैं। हर साल प्रदेश में हरियाली महोत्सव पिछले कई सालों से लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय में मकान की अनुमति के लिए पेड़ लगाने का नियम अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने इस योजना को पंचायत स्तर तक लागू किए जाने की बात भी कही थी। मुख्यमंत्री खुद भी हर रोज एक पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देने से नहीं चूकते। वो कहीं भी हों, पौधा जरूर लगाते हैं। इसका हालिया उदाहरण उनके दिल्ली प्रवास के दौरान देखने को मिला था, जहां दिल्ली में ही मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया था। समस्या तो जटिल है, गंभीर भी है और आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के तौर पर भी ये नजर आती है। इसलिए आप जरा उपायों पर बात करते हैं। उपाय बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही किसी तरह के नए नियमों की ज़रूरत है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण को लेकर पहले से ही हमारे देश में कई कानून हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें विकास की रफ्तार थामनी होगी, यानी कि जो अंधाधुंध विकास लगातार जारी है उसकी रफ्तार को हमें थामना होगा। हमें संसाधनों का संरक्षण करना होगा, उनका जो अंधाधुंध दोहन है उस पर लगाम लगानी होगी और ये भी समझना होगा कि मानव जीवन के लिए कितने संसाधन ज़रूरी हैं, विकास के लिए कितने संसाधन ज़रूरी हैं। ऐसा विकास किसी काम का नहीं होगा जहां इस विकास को देखने के लिए मनुष्य ही मौजूद ना रहे। तो विकास की रफ्तार को थामना एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इस पर निश्चित तौर पर अंकुश लगाना ही होगा। अगला बिंदु जो है वो ये कहता है कि प्रक्रियाओं में पर्यावरण के मानकों का ध्यान रखना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि किसी नए नियम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितने नियम इस देश में अभी हैं उन पर पूरी तरह से अमल कर लिया जाए। यानी कि जो एनओसी जारी की जाती हैं, जो मानकों का ध्यान रखा जाता है, अगर उस पर समुचित ध्यान दिया जाए और हर एक चीज़ को बारीकी से उसका विश्लेषण किया जाए तो इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। यानी कि पर्यावरण को हम सुरक्षित कर सकते हैं। अगर यही केवल कर लिया गया तो बहुत बड़ा जो काम है वो हमारा हो जाएगा और इसमें हमें पर्यावरण के मानकों को ध्यान में केवल रखने की ज़रूरत है और इसके साथ ही हम पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होने से भी बचा लेंगे। इसके बाद पेड़ों को कंक्रीट से निजात भी दिलानी होगी। यानी कि जिस बिंदु का हम पहले जिक्र कर चुके थे, पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, सीमेंटीकरण से कमज़ोर हो रही हैं, टाइल्स डालने से कमज़ोर हो रही हैं, क्योंकि उसकी जड़ों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और लंबे समय तक जब ये प्रक्रिया जारी रहती है तो ऐसे में पेड़ों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और उनका गिरना
तय हो जाता है। भोपाल में हम ऐसी ही तस्वीर देख चुके हैं, बूढ़े बूढ़े पेड़ लगातार गिर रहे हैं क्योंकि उन तक पोषण नहीं पहुंच रहा, और इसको लेकर के विशेषज्ञों ने जो अपनी राय दी थी वो भी हमने आपको सुनवाई है। तो अगर आप भी किसी घर का निर्माण करवा रहे हैं या आपके आसपास ऐसा कोई पेड़ है जिसके आसपास कंक्रीट बिछाया गया है, सड़क बिछा दी गई है, तो आप शिकायत करिए और उस पेड़ की जड़ों को राहत दिलवा सकते हैं आप एक छोटे से प्रयास के द्वारा, क्योंकि नियम भी यही कहता है। अगला बिंदु कहता है कि एनओसी नियमावली के तहत दी जानी चाहिए, यानी कि जितनी एनओसीज हैं, आप खनन की बात कर लें या फिर तमाम तरह के मुद्दों की, अगर वहाँ पर पूरी तरह से पर्यावरण के मानकों का पालन हो जाए और एनओसी नियमावली के तहत ही मिले, तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर कई बार मानकों का प्रयोग नहीं किया जाता और केवल अंधाधुंध विकास और इसके विभिन्न बिंदुओं के आधार पर एनओसी जारी कर दी जाती है। इसमें कई बार संलिप्तता की बात भी सामने आई है और तमाम तरह के पहलू ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम पिछली कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र कर चुके हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नियम जो कहता है उसी के तहत अगर एनओसी जारी की जाए तो इससे भी पर्यावरण का बहुत बड़ा बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्यावरण शिक्षा कहाँ तक दी जाए, तो आपको इसे व्यवहारिक स्वरूप में स्पष्ट करना होगा। अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे संस्कार के रूप में सौंपना होगा, क्योंकि केवल किताबों में पढ़ने से पर्यावरण की शिक्षा नहीं मिल पाएगी। आपको उन्हें बताना होगा कि पेड़ क्यों ज़रूरी हैं, या आपको क्या क्या देते हैं और इनके बिना आपका जीवन कैसा होगा। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में आपको उनको बताना होगा और इसके बाद ही आने वाली पीढ़ी तैयार हो पाएगी। इसके बाद हम एक छोटे से उदाहरण का जिक्र करने जा रहे हैं। एक प्रिंट की क्या भूमिका होती है, अगर आप ये भी समझ लेंगे, अपने कीबोर्ड पर आप प्रिंट का बटन दबाने से पहले अगर एक बार सोच लें कि क्या ये प्रिंट देना वाकई ज़रूरी है, और अगर एक व्यक्ति ने भी ये सोच लिया तो उस सेकंड के लाखों प्रिंट बच जाएंगे और ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। जनभागीदारी से ही इस पूरी समस्या का हल निकलेगा, क्योंकि जनभागीदारी के बिना इस पूरी समस्या से निजात पाना असंभव नज़र आता है। सरकारें प्रयास करती हैं, जनप्रतिनिधि प्रयास करते हैं, एनजीओ प्रयास करते हैं, सामाजिक संगठन प्रयास करते हैं, लेकिन आपके घर के बाहर अगर एक पेड़ खड़ा हुआ है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। यानी हर एक को साथ आना होगा और उसके बाद ही इस समस्या का हल निकलेगा। बाकी जिस अगले बिंदु का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया को एक साथ आने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि ये हमारे देश की बात है, हमारे प्रदेश की बात है, हमारे शहर की बात है, हमारे मोहल्ले की बात है या फिर हमारी गली की बात है। यहाँ तक के दायरे से हमें बाहर निकलना होगा और दुनिया में जहाँ कहीं पेड़ों के अस्तित्व पर संकट आता है वहाँ पर हमें जाकर के उसके साथ में खड़े होने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमने चुनिंदा पहलुओं पर बात करने की कोशिश की है, क्योंकि हर पहलू पर बात करने की इजाज़त वक्त नहीं देता। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन, ओजोन संरक्षण, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर दिन दुनिया के किसी न किसी देश में मीटिंग चल रही होती है। क्या वाकई समस्या इतनी जटिल है? शायद नहीं। फिर कमी कहाँ है? तो इसका जवाब ये है कि पूरी दुनिया के एक सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। अगर अमेरिका में कोई पेड़ काटा जाता है तो उससे जापान के लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए, उसके विरोध की गूंज भारत से भी उठनी चाहिए। जबकि हकीकत इससे उलट है। हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी ने अपने घर के बाहर खड़ा हरा भरा पेड़ क्यों काट दिया। यकीन मानिए, समस्या वाकई जटिल नहीं है, इसे हल किया जा सकता है। सिर्फ इतने भर से कि आप अपने कीबोर्ड पर एक प्रिंट देने से पहले ये सोच लें कि ये प्रिंट देना क्या वाकई ज़रूरी है। ये समस्या हल हो सकती है अगर हम बारिश में कीचड़ होने से परेशान ना हो। यही एक विकल्प है जो हमें कंक्रीट के जंगलों से निजात दिला सकता है। इससे पेड़ तो बचेंगे ही, भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा, जिससे देश के साथ ही पूरी दुनिया जूझ रही है। जिस दौर में हम हैं वो विकास की अंधी दौड़ का युग है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में वो दौर भी आएगा जब कंक्रीट के जंगल काटे जाएंगे और हरे भरे जंगल लगाने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। ये बूढ़े हो चुके दरख्त हमारे इतिहास की कहानी कहते हैं। इन्होंने सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात के साथ ही न जाने कितनी काली संगीन रातें देखी हैं। अगर ये बोल सकते तो जाने कितने गुनाहों की गवाही दे देते। खैर, आप सबसे यही अपील है, जो सहेज सकते हैं सहेज लीजिए, क्योंकि ये सच हमारी आने वाली नस्लों से जुड़ा हुआ है। आज बंसल विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार रात 9:30 बजे मैं विकास द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगा, आपके जीवन से जुड़े एक अहम मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।